नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे, पीएम मोदी ने जारी किया डाक टिकट और सिक्का। सुप्रीम कोर्ट के जजों से की अपील, कहा महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर तेजी से आए फैसला। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक की हुई शुरुआत। मोहन भागवत, जेपी नड्डा भी मौजूद। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम पर लग सकती है मुहर। ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका, कार्यकर्ता नेता छोड़ रहे ममता का साथ। आरटीएमसी का विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से रहा फ्लॉप, सड़क पर नहीं उतरे लोग। असम में नमाज ब्रेक पर लगी रोक तो भड़क उठा विपक्ष। तेजस्वी बोले यूपी के सीएम योगी के चाइनीज वर्जन है सीएम हेमंता। कांग्रेस बोली फैसला मुसलमान विरोधी। बांग्लादेश की खालिदा जिया की पार्टी के धमकी भरे बोल, शेख हसीना के प्रत्यर्पण की फिर उठी मांग। कहा मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के लिए शेख हसीना का प्रत्यर्पण बेहद जरूरी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने पर पीएम मोदी के संदेश की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज पीएम मोदी जजों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर पीएम ने डाक टिकट और सिक्का जारी किया। इस दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सहित सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े जज भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाने की बात कही। पीएम ने कहा कि देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं, लेकिन हमें इसे और सक्रिय करने की जरूरत है। महिलाओं पर अत्याचार चिंताजनक है। महिला अत्याचार पर तेजी से फैसले आने चाहिए। इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोगों ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका पर कोई अविश्वास नहीं दिखाया है। हमने हमेशा से न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आपातकाल के काले दिनों में मौलिक अधिकारों और राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दों पर राष्ट्र एकता को बरकरार रखा। आजादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है, विकसित भारत, नया भारत। नया भारत यानी सोच और संकल्प से एक आधुनिक भारत। हमारी न्यायपालिका इस विजन का एक मजबूत स्तंभ है। आज सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर एक तरफ जहां कलकत्ता में महिला के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हैं, अत्याचार के खिलाफ एक्शन की बात करते हैं, तो पीएम मोदी ने आज जो संदेश दिया है इसका संदेश क्या समझे? देखिए, अच्छी बातें तो हो गई। 75 साल के बाद एक क्रिटिकल एनालिसिस भी होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या गरीबों के लिए उसी तरीके से बेकरार होता है न्याय देने के लिए। क्या ऐसा सिस्टम हमने बना लिया है कि सुप्रीम कोर्ट गरीबों के पहुंच से बाहर चला गया है? क्या ऐसा सिस्टम बन गया है हमारे सुप्रीम कोर्ट का कि जहां केसेस जो है बहुत दिनों तक लंबा चलता रहता है, पेंडिंग केसेस है? हमें आगे बढ़ना है और एक बहुत ही वाइब्रेंट डायनेमिक जस्टिस सिस्टम क्रिएट करना है। तो सुप्रीम कोर्ट के बैकलॉग और किस तरीके से प्रो पुअर सिस्टम बन सके उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हालांकि जो व्यवस्था में जो लोग हैं उसको वो छेड़ना नहीं चाहेंगे। कई बहुत सारे सवाल है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। यहाँ बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है और दुनिया का अकेला सुप्रीम कोर्ट है। इनफैक्ट पूरी दुनिया में जहां जहां भी डेमोक्रेसी है वहां अकेला हमारा सिस्टम है कि जहां जज खुद को ही अपॉइंट करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम। तो बहुत सारी जो चिंताएं हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन होना चाहिए। खैर, वो अलग कहानी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक इस तरीके से कह सकते हैं कि पॉलिटिकल भाषण दिया। अभी सारे लोगों की नज़र जो है कलकत्ता के ऊपर है, तो कलकत्ता के ऊपर है तो महिलाओं के जस्टिस के बारे में आपने बातचीत कर दी। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ आज। बार काउंसिल के चीफ हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने इस मौके में थोड़ा फ्रैंक होने की कोशिश की और स्टेज पे जब वो भाषण दे रहे थे उन्होंने कहा कि क्या मैं प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करूंगा, कैन आई कॉल हिम नरेंद्र मोदी जी? प्रधानमंत्री ने ऐसा रिबफ किया, कोई एक्सप्रेशनलेस चेहरा होकर के कपिल सिब्बल की तरफ देखते रहे। इसको कह सकते हैं पब्लिक बैशिंग। तो ये बेकार की चीज़ें जो कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी और तमाम तरह से जो एक
लोगों के आप अपना प्रोफेशन कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आप नेता भी हैं, सांसद भी हैं, तो पब्लिक स्क्रूटनी आपके ऊपर होगा। आप लोग वकालत करते करते देश में एक बहुत बड़े वर्ग के नज़रों में एक विलन बन गए हैं, और इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी से आपने एक लिबर्टी लेने की कोशिश की और प्रधानमंत्री ने आपको सरेआम बेइज्जत किया। जी, अब बात आरएसएस की बड़ी बैठक की। केरल के पलक्कड़ में आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक 2 सितंबर तक चलेगी। अखिल भारतीय समन्वय बैठक के पहले दिन सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबाले समेत सभी 600 सरकार्यवाह और अन्य अखिल भारतीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शिरकत करने पहुंचे। इस बैठक में संघ के 32 सहयोगी संगठनों के 320 प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय हित के विभिन्न विषयों के संदर्भ में वर्तमान परिदृश्य, हाल में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं और सामाजिक परिवर्तन के अन्य आयामों पर योजनाओं के संदर्भ में चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही विभिन्न मुद्दों पर आ रहे संघ नेताओं के बयानों के बीच में संघ के समन्वय समिति की इस बैठक को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। क्या क्या वो अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी? देखिए, ऑल टॉप शॉट्स ऑफ संघ परिवार, आरएसएस और उसकी जो तमाम संगठन हैं अलग अलग, जैसे बीजेपी है, विद्यार्थी परिषद है, मजदूर संघ है, तो ये सारे लोग एक साथ वहां पे मौजूद हैं। 3-4 चीजें बातें चल रही है। एक तो आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा हो, दूसरी चीज संगठन और विचारधारा, इसमें किस तरह से सामंजस्य बिठाया जाए, आगे आने वाली चुनौती क्या है, और सबसे बड़ी चीज जिसके बारे में बातचीत हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी संघ के तमाम और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ किस तरह का कोऑर्डिनेशन रख रहा है। हालांकि कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आता, ये कहना पड़ेगा। संघ के कार्यकर्ता, संघ के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके लोग सरकार से नाराज हैं, क्योंकि सरकार जिसके पास है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि वो किसी 7वें आसमान पे बैठे हुए हैं, कोई का आइलैंड बन गई ये सरकार। तो वो कोऑर्डिनेशन, तो वहां भागवत जी की क्लास चल रही है। जेपी नड्डा साहब कुछ दिन पहले इन्होंने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को अब संघ की जरूरत नहीं है। तो जरूरत नहीं तो क्यों गए वहां पे? कह देते कि नहीं, हम तो सेल्फ सफिशिएंट हो गए। तो ये सारी चीजें हैं। कौन अगला अध्यक्ष होगा उसके ऊपर भी चर्चा होगी, और जो सजेशन देना होगा भारतीय जनता पार्टी को तमाम संगठन की तरफ से, वहां पे ये लंबा 2 तारीख तक चलने वाला है, तो हर संगठन को बोलने का मौका दिया जाएगा, अपनी बातें रखने का मौका दिया जाएगा। और संघ के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो बेसिकली ऑटोनोमस होते हैं, वो अपने अपने विषय के ऊपर अपनी अपनी चिंताएं रखते हैं, और चूंकि एक परिवार, एक वैचारिक परिवार के सारे लोग सदस्य हैं, तो जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पे देना होगा। बहुत सारा एक्सप्लेनेशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देना होगा, क्योंकि संघ के ज्यादातर कार्यकर्ता इस सरकार से नाराज चल रहे हैं। जी, अब बात ममता बनर्जी के फ्लॉप शो की। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल सहित देश भर में बवाल जारी है, और इस घटना पर जमकर सियासत भी हो रही है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि टीएमसी आज यानी 31 अगस्त को पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन करेगी। हर ब्लॉक पर टीएमसी के कार्यकर्ता हल्ला बोलेंगे। पर बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए यह है कि ममता के ऐलान और आह्वान के बाद भी आज सड़क पर सन्नाटा पसरा रहा। विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप रहा। तो वहीं बीजेपी का लगातार विरोध प्रदर्शन आज भी देखने को मिला। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग तेज होती जा रही है। चारों तरफ से ममता बनर्जी बुरी फंस गई है। आज आखिर क्यों ममता बनर्जी का शो फ्लॉप रहा? देखिए, आज एक इंडिया टुडे के ऊपर एक सर्वे चल रहा था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाद ममता बनर्जी की इमेज, सरकार का रोल, अपराधियों को किस तरह से संरक्षण दिया गया, तमाम तरह के सवाल जवाब थे। आपको जान के हैरानी होगी कि यह कहा जाए सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही थी, सरकार ठीक से काम नहीं की। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जितना कह रहे हैं कि नहीं सरकार की गलती है, ममता बनर्जी का इंप्रेशन डाउन हो रहा है, बहुत सारी चूक हुई है, लगभग उतना ही रिस्पांस टीएमसी के वोटर्स भी, टीएमसी के कार्यकर्ता भी वही बातें कर रहे हैं। मतलब
ममता बनर्जी के समर्थकों के बीच ही ममता बनर्जी डीलेजिटिमाइज हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जन भावना न सिर्फ ममता विरोधी पार्टियों के समर्थकों के बीच बल्कि पार्टी के अंदर भी तूफान आ गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो आज लोग नहीं आए, ममता बनर्जी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, हर ब्लॉक पे धरना प्रदर्शन होगा, तो ये भाई किसके खिलाफ करोगे? आप ही समझिए कि किसके खिलाफ आप मैदान में उतरना चाह रहे थे, खुद के खिलाफ? नहीं आए लोग, नहीं आए। आप ये देखिए, आपने तो इतना भारी भरकम ये कहा कि हम आंदोलन करेंगे, ये करेंगे। टीएमसी के सोशल मीडिया पोस्ट, उसके ट्विटर के ऊपर भी तस्वीर देने लायक भीड़ नहीं इकट्ठा हुई। मीडिया ने तो इग्नोर किया ही किया, क्योंकि वहां पे लोग ही नहीं है। तो फिर आपने ये घोषणा ही क्यों की? अगर घोषणा कर दी तो कम से कम एक फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दिया होता कि नहीं, हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो आज ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है, इससे केंद्र सरकार के पास ये मैसेज चला गया है कि बंगाल की जनता ये चीख चीख के कह रही है कि मोदी जी आर्टिकल 356 का इस्तेमाल कीजिए, राष्ट्रपति शासन लगाइए, मुख्यमंत्री का इस्तीफा लीजिए, किसी और को मुख्यमंत्री बनाइए, मे बी अभिषेक बनर्जी को ही बना दे। लेकिन ममता बनर्जी को ये जो सारी चीजें हुई है उसका खामियाजा भुगतना चाहिए। जी, अब बात असम की नमाज ब्रेक पर लगी रोक पर शुरू हुए बवाल की। असम विधानसभा ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आधिकारिक तौर पर 2 घंटे के जुमा ब्रेक को खत्म कर दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर इसे लेकर जानकारी दी थी, जिसके बाद से देश में राजनीति गर्म हो चुकी है। देश भर में इस फैसले को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस फैसले की आलोचना करते हुए तेजस्वी यादव ने हिमंता बिस्वा शर्मा पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चाइनीज वर्जन कहा और आरोप लगाया कि वो सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे फैसले ले रहे हैं। तो सीपीआईएम का कहना है कि हिमंता बिस्वा शर्मा सबसे घृणित अल्पसंख्यक विरोधी हैं। वो जब भी अपना मुंह खोलते हैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगलते हैं। ये देश के लिए खतरनाक है और ये मानसिकता देश की एकता के खिलाफ है। कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि यूपी सीएम योगी और असम सीएम हिमंता में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा मुस्लिम विरोधी है। कल ये खबर हमने अपने दर्शकों को बताई थी और 24 घंटे नहीं बीते जमकर विरोध हो रहा है। देखिए, ये कह रहे हैं भाई चाइनीज वर्जन है, आप कौन सा वर्जन हो? जिन्ना के हिंदुस्तानी वर्जन हो क्या? ये किस तरह की भाषा है? और बिना जानकारी के आप लोगों को पॉलिटिकल स्कोर्स जो है वो साधना होता है। भाई फैसला कहां से आया, किस तरीके से हुआ? फैसला विधायकों का एक मंडल ले लिया, विधानसभा में यह पास हुआ। ये डेमोक्रेसी बताते हैं, संविधान को लेकर के चलते हैं, तो किसी विधानसभा में पारित चीजों को आप उल्टी पुल्टी तरीके से आप उस पर कमेंट करेंगे? विधानसभा में लिया गया फैसला है, ये कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है। दूसरी चीज, फैसला लेने वालों में, इसके समर्थन में कई सारे मुस्लिम विधायक भी हैं। कोई जानकारी नहीं, बकना चालू कर देते ये लोग। इतना ज्यादा मुस्लिम वोट से इन लोगों को लगाव है, तो ये तो आपने कर दिया। हिम्मत है, अगर हिम्मत है इस इंडी गठबंधन में, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी है और ये जो बयानबाजी आप कर रहे हो, तो एक काम कर लो, कर्नाटक है, तेलंगाना है, तुम्हारे पास पश्चिम बंगाल भी है, तुम्हारे पास केरल भी है, तुम्हारे पास तमिलनाडु भी है, हिमाचल भी है, दिल्ली भी है, पंजाब भी है। वहां तुम्हारी सरकारें चल रही है। 4 घंटे छुट्टी दे दो जुम्मे के दिन, अगर हिम्मत है तो। बकवास करने में इन लोगों को बहुत मजा आता है, सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए। मैं बार बार कहता हूं कि मुस्लिम वोट के लिए ये लोग अपनी आत्मा को बेचने में 2 सेकंड नहीं लगाएंगे, ये देश बेच डालेंगे। लेकिन वोट बैंक की जो राजनीति जो है वो उनको, भाई अगर आपको लग रहा है कि बहुत खराब फैसला है, आप अपने अपने राज्यों में 4-4 घंटे की छुट्टी दे दो ना भाई जुम्मा के दिन, कि भाई जुम्मे के दिन 4 दिन की छुट्टी रहेगी। अगर हिम्मत है तो आप ये करो, अन्यथा मुंह बंद रखो।
जी, आज की आखिरी खबर में बात बांग्लादेश की सियासत से जुड़ी। बांग्लादेश में सियासी तख्ता पलट के बाद वहां के हालात पहले जैसे नहीं रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार में भी लगातार हिंदुओं पर हमलों की खबर आई। अब खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने भारत को लेकर गीदड़ भभकी दी है। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों में नया अध्याय शुरू करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यर्पण काफी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हसीना की भारत में मौजूदगी की वजह से द्विपक्षीय संबंध और खराब हो सकते हैं। बार बार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की जा रही है। भारत का स्टैंड क्या है? भाई तुम हो कौन? तुम हो कौन? टेक्निकली आप ये समझिए कि यह व्यक्ति बीएनपी का लीडर है, सरकार का हिस्सा नहीं है। ये लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि चुनाव करवाओ, आर्मी से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो। नहीं होगा चुनाव। तुम्हारी क्या लोकस स्टैंड आई रहेगी? क्या लोकस स्टैंड आई है? द्विपक्षीय वार्ता, द्विपक्षीय रिश्ते खराब हो जाएंगे। नहीं ठीक करना है, नहीं ठीक करना है। भाई हिंदुस्तान को बांग्लादेश की जरूरत नहीं है, बांग्लादेश को है बहुत ज्यादा। आज ही इनके आकाओं ने जो अमेरिकन अखबारों में जो है उसे बांग्लादेश में भी अखबार में छापा है कि किस तरह से अमेरिकन जो ये कह रहे हैं कि पहले आप रिश्ते सुधारो इंडिया से, इंडिया के बगैर तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भाई एक समान तो अपने आप बना नहीं पाते और ऊपर से आप प्रोपेगेंडा करने में लगे हुए हो। इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है? कल एक मीटिंग हुई थी, ये प्रोफेसर यूनुस के पास गए थे बीएनपी वाले कि आगे चुनाव हो, कैसे क्या हो नहीं हो। वहाँ सरकार कोई एक्शन, वहाँ पे जो कठपुतली सरकार है अमेरिका द्वारा जो बिठाया गया है प्रोफेसर यूनुस को, वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। फैसला इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि वहाँ कंट्रोल आर्मी का है। आर्मी ने पूरी तरीके से पूरे प्रशासन के ऊपर अपना कब्जा बना लिया है। वो टस से मस नहीं होने देंगे। अभी ये जो उछल कूद कर रहे हैं, इनके उछल कूद करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चुनाव जो जानकारी आ रही है वो 1 साल 1.5 साल के बाद होगा, तब तक क्या स्थिति होगी क्या नहीं होगी। दिक्कत ये है कि ऑलरेडी आज खबर ये आ रही है कि जो इन्फ्लेशन है वो 14% पहुंच गया है। पाकिस्तान के रास्ते चल पड़ा है बांग्लादेश। जिन चीज के लिए, जिन बातों को लेकर के इन लोगों ने तथाकथित वो हुड़दंग किया और सत्ता परिवर्तन कर लिया, वो सारी चीजें एक के बाद एक फेल होती चली जा रही हैं। तो लोगों का ध्यान कैसे भटकाया जाए? लोगों का ध्यान भटकाया जाएगा एंटी इंडिया रेटरिक से। उनको भी मालूम है कि हलवा नहीं है और यहाँ पे ना ही मनमोहन सिंह है, यहाँ डोभाल और प्रधानमंत्री मोदी और जयशंकर साहब बैठे हुए हैं। आपके डिमांड्स को नहीं माना जाएगा और इसीलिए वो एक डाइवर्जनरी पॉलिटिकल टूल के तरह ये जमात और कट्टरपंथियों के इशारों पे बीएनपी के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।